ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कोरोना से जुड़ी तमाम व्याधियों, कोरोना से जुड़े तमाम जिज्ञासाओं और कोरोना से जुड़े उन तमाम प्रश्नों का हल खोज के और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम रोजाना ठीक 9:30 पर हाजिर हो जाते हैं एक विशेषज्ञ के साथ। जैसा कि आपने अभी सुना, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार, सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजिस्ट विभाग में। डॉक्टर अनूप, स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार नवीन जी और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न हैं, आपकी जिज्ञासाएं हैं, तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-115767। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर अनूप, कार्यक्रम की शुरुआत हम सीधे आज कोरोना और यूरोलॉजी के संबंध से शुरू कर रखे हैं। सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि यूरोलॉजी शरीर के किस अंग से जुड़ी समस्याओं का निदान करने और उसको जानने का चिकित्सा विज्ञान है और कोरोना से इसका क्या संबंध है? यूरोलॉजी में हम किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, इससे संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसका उपचार करते हैं। और अगर हम मोटे मोटे तौर पे बीमारियों का नाम लें तो पथरियां हो गई, इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हो गए, किडनी फेलियर हो गया, इसमें किडनी ट्रांसप्लांट भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा कुछ हमारे जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। और अगर किसी को उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो भी हमारे यूरोलॉजी में आती है। जहां तक आपने पूछा कोविड से क्या रिलेशन है, अभी पिछले 2 साल से जो कोविड हुआ है, ये शोध में आया है कि कोविड की वजह से कई यूरोलॉजी के जो डिजीज होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो किडनी डिजीज की हम बात करते हैं। कोविड इन्फेक्शन में किडनी में एक्यूट इंजरी हो जाती है और कई पेशेंट जिनको पहले से क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उनको सडनली किडनी का डिटेरियोरेशन हो जाता है और वो एक्यूट किडनी इंजरी फेज में चले जाते हैं। इसमें पेशेंट को पेशाब कम हो जाना, शरीर पे सूजन आ जाना और उल्टी आ जाना, ये जरूरत पड़ जाती है। कई बार डायलिसिस भी जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है कोविड में, तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, जो कि यूरिनरी इन्फेक्शन हम बात करते हैं। और जो पेशेंट कैंसर के मरीज हैं, यूरिनरी कैंसर के पेशेंट हैं, उनको अगर कोविड हो जाए, उनमें भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो कीमोथेरेपी ड्रग्स का असर कम हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन हो गई है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन डिजीज होती है, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ऐसा देखा गया है कि कोविड पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि वो इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है, इसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो पाता है और इसलिए ये सब डिजीज जो है कोरोना से प्रभावित हो जाती है। जी डॉक्टर अनूप, इसमें महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं या फिर पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं? जी, कोरोना में ऐसा कोई प्रिडिस्पोजिशन नहीं है। मेल और फीमेल इक्वली इफेक्ट होते हैं। और यूरोलॉजी डिजीज की भी हम बात करें तो यूरोलॉजी डिजीज में कुछ बीमारियों में फीमेल ज्यादा इफेक्ट होती हैं और कुछ डिजीज में मेल ज्यादा इफेक्ट होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इन्फेक्शन की, तो यूरिनरी इन्फेक्शन महिलाओं में ज्यादा होता है। अगर हम कैंसर्स की बात करें तो कैंसर्स मेल्स में ज्यादा होता है। इस तरह से यूरोलॉजिकल डिजीज में तो थोड़ी प्रिडिस्पोजिशन है कि मेल या फीमेल कौन से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, बट कोविड में कोई सेक्स प्रिडिस्पोजिशन नहीं होता है। जी डॉक्टर अनूप, कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान एक नया खतरा बनकर उभरा था ब्लैक फंगस संक्रमण, जिसे हम म्यूकरमाइकोसिस कह रहे थे, और ये गंभीर भी था। कोरोना के बाद जब ये आया तो इसने शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा नुकसान किया? क्या उसमें जो अंग थे वो यूरोलॉजिस्ट से या यूरोलॉजी से संबंधित थे? ये कोरोना वायरस में जिन पेशेंट का इम्यूनोसप्रेशन हो जाता था और जो स्टेरॉइड्स ले रहे होते थे, डायबिटीज होता था, उनको ब्लैक फंगस
जिसको म्यूकरमाइकोसिस हम बोलते हैं, वो अफेक्ट किया इस बार सेकेंड वेव के बाद। और जो सबसे कॉमन साइट होता था वो आपका फेस, पैलेट, आईज, ब्रेन, ये ज्यादा इन्वॉल्व होता था। और इसके बाद लंग्स सेकेंड फेज में जाके इन्वॉल्व हो जाते थे। जहां तक यूरोलॉजिकल डिजीज का सवाल है, किडनीज को असर कर सकता है ब्लैक फंगस। अगर एडवांस फेज में अगर ये हो जाए म्यूकरमाइकोसिस, तो आगे जाके किडनीज को भी अफेक्ट कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है। लेकिन जो ज्यादा पेशेंट अभी हमने देखे वो ज्यादा, मैंने बताया कि फेस, आईज, पैलेट और ब्रेन एंड लंग्स, इसके ज्यादा देखे गए, किडनीज वाले कम देखे गए इस बार। जी डॉक्टर अनूप, एक प्रश्न और यहाँ पे जहन में आ रहा है, वो ये कि कोरोना के दौरान जिन व्यक्तियों को यूरोलॉजी से संबंधित कोई बीमारी हुई, क्या कोरोना ठीक होने के बाद यूरोलॉजी से संबंधित वो व्याधि या वो बीमारी स्वतः ही अपने आप ही ठीक हो गई, या उसके लिए प्रोलॉन्ग कोई एक लंबा इलाज चल रहा है या करना पड़ेगा किसी भी रोगी को? ऐसी कई पेशेंट्स आए हमारे पास जो कोविड के दौरान उनको यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ गई एंड अब कोविड उनको ठीक हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। इसके कई कारण होते हैं। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी पहले से डाउन होती है, वो प्रीडिस्पोज होता है, जैसे अगर उसको पहले से लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई क्रॉनिक और इलनेस है, क्रॉनिक किडनी फेलियर है, ये पेशेंट्स कोविड ठीक होने के बावजूद भी जो डिजीज हुई है, जैसे इन्फेक्शन है या किडनी फेलियर है, कई बार वो लॉन्ग टाइम तक रह जाता है। और कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है और वो रिकवर कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ ये सब रिकवर कर जाते हैं अगर हम उनकी इम्यूनिटी पर ध्यान दें तो। जी, ऐसे में डॉक्टर, इन व्यक्तियों को जो इस बीमारी से संबंधित है और उनको कोरोना भी हो चुका है, उन्हें किन खास चीजों का ख्याल रखना होगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो बीमारियों का ट्रीटमेंट आप कोविड से पहले ले रहे थे वो आप दवाइयां लेते रहें, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लंग डिजीज हो गया। अगर आप किडनी फेलियर से ग्रसित हैं तो जो दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब की गई थी यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा, वो दवाइयां आप समय समय पर लेते रहें, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी दवाइयां अपने आप ना लें जब तक कि फिजिशियन की सलाह आपको ना हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेकर पेशेंट्स जो है ना, कोविड में भी ऐसा देखा गया कि कई ओवर द काउंटर ड्रग्स लिए गए, इसके दुष्प्रभाव देखे गए। इसमें स्टेरॉइड सबसे नंबर 1 माना जाता है, नंबर 2 पेन किलर्स और नंबर 3 एंटीबायोटिक्स। ये तीनों हमारे डायरेक्टली किडनी को डैमेज करते हैं, तो इसलिए ये सलाह है कि कोई भी पेशेंट अपनी मर्जी से दवाई ना ले। नंबर 3, जो हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, वो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि आधा घंटा एक्सरसाइज रोज करें, और जो है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग यानी अल्कोहल और स्मोकिंग को, टोबैको को अवॉइड करें। हेल्दी फूड खाएं यानी फ्रेश फूड खाएं, और किसी भी तरह के जो प्रिजर्व फूड से बचें। इसके अलावा पानी आप मात्रा 2 से 3 लीटर रोज पिए। अगर आप हाइड्रेशन अच्छा रखते हैं, ना सिर्फ कोविड का जो प्रभाव है वो कम होता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी डेवलप होती है, आपको स्टोन इन्फेक्शन होने के चांस कम रहते हैं। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जो हम हर पेशेंट को बताते हैं, और इससे कई पेशेंट्स को लाभ हुआ है। जी डॉक्टर, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का, वहां से मुन्ना कुमार जी का प्रश्न सुनते हैं। मुन्ना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन सर। नमस्कार डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार जी। मेरा सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति जो अभी 16-17 साल के बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है, हाँ जी, और क्या वो 20 साल के लोगों को लगाया जा सकता है कि नहीं? इससे क्या हानि या नुकसान होगा जी, इसके बारे में बताइए। डॉक्टर अनूप, बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है इनका कहना है कि जो मेडिसिन, जो इंजेक्शन जो है बच्चों के लिए अप्रूव हुआ है, बच्चों को लगाया जा रहा है या लगाया जाएगा, क्या वो वयस्कों को भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा है नवीन जी। अभी भारत में अगर हम बात करें तो 2 ड्रग्स को अप्रूवल मिला है फॉर चिल्ड्रन यूज, इमरजेंसी यूटिलाइजेशन अप्रूवल। एक तो है आपका भारत में निर्मित कोवैक्सीन और एक जाइडस कैडिला। इन 2 दवाइयों को, 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, लेकिन अभी इनका प्रोडक्शन और जो पॉलिसी है अभी बच्चों में स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी सिर्फ अप्रूवल मिला है। और आने वाले कुछ दिनों में बहुत जल्दी भारत सरकार वो पॉलिसी लेकर आने वाली है, जो हमारे 40 करोड़ की जो जनसंख्या है, जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको दवाई लगाई जाएगी। जहां तक ये सवाल है कि जो क्या वयस्क को और बच्चों को सेम बिल्कुल सही वैक्सीन बिल्कुल सेम ही होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा।
हाँ, वैक्सीन का जो अंतराल है वो उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम बताया है कि एक बच्चे में जो 2 वैक्सीन लगाई जाएगी उसका अंतराल 3 हफ्ते रखा जाएगा, ऐसा अभी उन्होंने अप्रूवल दिया है। लेकिन अभी पॉलिसी बन के आएगी और तब ये सब स्टेट्स में लागू हो जाएगी। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से राधे श्याम जी। आइए उनका सवाल सुनते हैं। राधे श्याम जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, राधे श्याम जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार। नमस्कार। मेरे ना कानों से तो गुनगुन की आवाज आती है और दूसरा ना मेरे को पेशाब रुक रुक के आता है। जी, डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न है कि इनको जो पेशाब है वो रुक रुक कर आता है, तो क्या समस्या इनको हो सकती है? इनकी उम्र क्या, किस लगभग होगी इनकी उम्र? जी, फोन कट गया है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो आई थिंक देखिए, पेशाब रुक के आना अगर हम एज के हिसाब से देखते हैं तो कॉमनेस्ट एज ग्रुप 50 ईयर प्लस का जो होता है उसमें पेशाब का रुक के आना, रात को बार बार उठना, पेशाब ऐसा लगता है पूरा खाली नहीं हो पाना, पेशाब की धार कम हो जाना, ये प्रोस्टेट बीमारी के लक्षण माने जाते हैं। जी। और इसमें हम सिंपल टेस्ट करके ये रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को प्रोस्टेट की डिजीज हुई है कि नहीं। अगर इसके अलावा प्रोस्टेट के अलावा अगर उनको कई बार स्टोन बन जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। अगर इनकी एज यंग है, यानी कि 18 से 40 साल के अराउंड है, तो उसमें प्रोस्टेट नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट 50 के बाद ही शुरू होता है। तब इनमें स्टोन और इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं और कई पेशेंट्स में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, जिसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर बोलते हैं। तो इसमें ये अलग अलग तरह के डायग्नोसिस होते हैं जो सिंपल हम टेस्ट करके इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो मेरी सलाह इनकी है, एक पास के न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो सिंपल एक टेस्ट होता है, यूरिन का रूटीन एंड कल्चर, एक KFT होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, यूरोफ्लो, ये करके हम रूल आउट कर सकते हैं कि आपको जो मैंने बीमारियां बताई इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है। जी, डॉक्टर अनूप, क्या प्रोस्टेट का संबंध जो है वो कोरोना से भी है क्या? देखिए, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि कोरोना में पूरे बॉडी में ओवरऑल एक जनरलाइज इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ जाता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है, एज एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता हूँ, तो अगर वो प्रोस्टेट कैंसर से ग्रसित है और उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, सपोज हमने उसको कीमोथेरेपी ड्रग्स दिए हुए हैं, तो अगर उसको कोरोना हो गया तो आप ये देखेंगे कि उसका रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी कम हो जाता है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है। किसी भी कैंसर लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कोरोना से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो इसलिए जिस पेशेंट को कोरोना हुआ है, प्रोस्टेट कैंसर है, उसका रिस्पॉन्स जो है ट्रीटमेंट को पुअर आता है और डिजीज जो है स्प्रेड भी कर सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम कोरोना का ट्रीटमेंट भी करें और कोरोना जैसे ठीक हो जाए उसके साथ साथ कैंसर का ट्रीटमेंट भी जारी रखें। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, हम प्रश्न को थोड़ा सा और प्रोस्टेट की ओर थोड़ा सा चलते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इससे बचाव के लिए, ये ना हो किसी व्यक्ति को, कोई इससे पीड़ित ना हो इस व्याधि से, उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करते हैं, भारतवर्ष में पहले माना जाता था कि प्रोस्टेट कैंसर तो वेस्टर्न कंट्रीज की डिजीज है, भारत में नहीं होता है, एक मिसकंसेप्शन था। लेकिन हमने 4 साल पहले एक शोध प्रकाशित किया था जो ICMR और हमारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया गया था। उसमें हमने देखा कि पूरे भारतवर्ष में प्रोस्टेट कैंसर इंडियन मेल्स में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इन मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज, जो कि एक बड़ा चौंकाने वाला एक तथ्य सामने आया। और इससे पता लगा कि इस समय हमारी जो इंसिडेंस ऑफ कैंसर है 10 पर मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि बाकी कई एशियन कंट्रीज से ज्यादा है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज का इससे भी ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम अपनी जनसंख्या देखें, हमारी जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ पेशेंट हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए इससे बचने का क्या तरीका है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जो है जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है, इसमें जीन्स के इनबैलेंस की वजह से कैंसर होता है। तो कुछ बचाव के तरीके हैं। पहली बात, आपको धूम्रपान और शराब से दूर रहना है। अगर आप लगातार नियमित व्यायाम करते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है और किसी भी तरह के कैंसर होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर आप जंक फूड कम खाते हैं और प्रिजर्व मीट नहीं खाते हैं तो आपको अगेन हेल्दी फूड मिलता है, उसमें टॉक्सिन्स नहीं होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो उससे भी कैंसर से बचाव मिलता है। इसके अलावा हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, इससे स्मार्ट स्क्रीनिंग एक प्रोसेस होता है। जो कोई भी पुरुष 50 साल के ऊपर है, उसको अगर यूरोलॉजी की पेशाब की कोई तकलीफ होती है, पेशाब में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो उसको एक स्क्रीनिंग कराना होता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। इसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि बहुत ही सारे सरकारी अस्पतालों में तो फ्री होता है और प्राइवेट में कराना चाहें तो बहुत सस्ता टेस्ट है। एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो 4 से ज्यादा आता है तो फिर कैंसर का शुबा हो सकता है।
या हम एक फिंगर एग्जामिनेशन करके देखते हैं जिसको डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि प्रोस्टेट जो गड्ढीद हिंदी में बोलते हैं उसके अंदर कोई हार्ड नोड्यूल तो नहीं है, और वो हार्ड नोड्यूल फील होता है, इसका मतलब है कि वो कैंसर हो सकता है। तो इस तरह से हम एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को जो सिम्टम्स है 50 साल से ऊपर, तो हम बीमारी को अर्ली स्टेज में पिकअप कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में पिकअप कर लेते हैं तो कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है कि हम उसको प्रिवेंट कर पाए, लेकिन जो मैंने आपको शुरू में कुछ 4-5 चीजें बताई, उससे सभी कैंसर का प्रिवेंशन हो सकता है। वो जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट है, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोस्टेट कैंसर का ऐसा नहीं आया जिसमें हम उसको प्रिवेंट कर सकें। उससे शोध चल रहा है, उसको हम ट्यूमर वैक्सीन बोलते हैं या जीन थेरेपी बोलते हैं। वो अभी 4-5 साल में हो सकता है कि हमारे सामने आ जाए, इसको हम यूज कर पाए। बट अभी जो मैंने बताया, अभी ये अगर हम कर लेते हैं तो भी हम इस कैंसर से काफी हद तक बच सकते हैं। इस बीच हमारे अगले श्रोता महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी हमसे जुड़ चुके हैं अपनी जिज्ञासा अपने सवाल के साथ। गुरुनाथ जी, क्या प्रश्न है आपका? हेलो, नमस्कार गुरुनाथ जी। हाँ, नमस्कार सर जी। क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल है, अभी जिन लोगों को सर अभी वैक्सीनेशन हुआ है, तो उनके अभी एंटीबॉडी या इम्यूनिटी बड़ी होगी, तो ऐसे लोगों को जब कोरोना अभी होता है जी, तो एसिम्प्टोमेटिक बहुत से ऐसे केसेस देखे जाते हैं सर। जब जिनको हुआ है उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि मेरे को ये कोरोना हुआ है, तो वो अपने पूरे परिवार को भी इन्फेक्ट कर सकता है, अपने मिलने जुलने वाले मित्र परिवार को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो सर, इसका कुछ तो मतलब सिम्टम्स जिनको हुआ है तो कुछ तो दिखता होगा ना सर? जी डॉक्टर, ये मुख्य रूप से जानना चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों में वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज हो चुकी हैं, अगर उन व्यक्तियों को कोरोना होता है तो उनमें कोरोना के सिम्टम्स सीवियर नहीं होंगे, वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें कैसे अपने परिवार को, अपने समाज को वो कोरोना से बचा सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूछा है नवीन जी। और ये इसीलिए ही भारत सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया, बहुत अच्छी बात है, इसके बावजूद आपको कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है ना। जिन पेशेंट्स ने वैक्सीन लगवा ली है उनको कोरोना होने के चांस कम तो हो जाते हैं, बस शून्य नहीं होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो 80 केसी आई है वो 80% तक है, यानी 20% लोगों को अभी भी इन्फेक्शन हो सकता है पर सिम्टम्स नहीं आएंगे, और वो किसी को भी नहीं पता लग सकता कि उनको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ है। और वो अपने इन्फेक्शन अपने बच्चों में और अपने बुजुर्गों में फैला सकते हैं घर में जाके। इसलिए अभी करंटली यही इसका हम सोल्यूशन बता सकते हैं कि पहली बात तो घर में जो भी आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स उनको वैक्सीन लगवा लीजिए, नंबर 1। उसमें बुजुर्ग आ गए, एडल्ट आ गए और बच्चे भी इसमें इंक्लूड हो गए। तो अगर आप सभी फैमिली मेंबर्स वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो आपके चांस वैसे ही कम हो गए कि सीवियर इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। अगर एसिम्प्टोमेटिक होता भी है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। नंबर 2, अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में जाएं, आपने अगर वैक्सीन करा रखा है तब भी आपको एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करना है, मास्क लगाना है, दूरी रखनी है और हाइजीन का ध्यान रखना है। इसमें आप सोप या एंटीसेप्टिक यूज करते हैं अल्कोहल बेस्ड, तो ये चीजों आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरीके से एसिम्प्टोमेटिक कैरियर को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें मास लेवल पर प्रिविलेंस सर्वेलेंस स्टडीज करना पड़ता है, जो कि फीजिबल नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, और वो कोई भी कंट्री नहीं कर सकती है। आपके लिए बेस्ट यही है, आप अपने मेंबर सभी को वैक्सीन करवा लीजिए, नंबर 1। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आपको अगले 6 से 8 महीने तक कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा। जब तक पूरे विश्व में सबको वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक कोविड का खतरा बना रहेगा, इसलिए आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहना पड़ेगा। जी, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से कोरोना जागरूकता श्रृंखला, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टर अनूप कुमार। आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपकी जिज्ञासाएं शांत कर रहे हैं और कोरोना से संबंधित सभी सवालों का जवाब आपको दे रहे हैं। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो आप 011 लगाएं और उस फोन नंबर के आगे लगाएं जो हम अभी आपको बता रहे हैं। फोन नंबर है 23314444। एक बार फोन नंबर फिर सुन लीजिए,
1800-115767 ये नंबर टोल फ्री है। आप देश के किसी भी कोने से फोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप डायल कर सकते हैं 23314444। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल के लिए @AIR News Alerts #AskAIR पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। इसके अलावा यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। जहां तक दिल्ली में कोरोना की स्थिति की बात है तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 47 नए मरीजों का पता चला है और इस दौरान कोरोना से जो संक्रमित जो व्यक्ति हैं उसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है और इस समय 365 व्यक्ति जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 56,904 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है और दिल्ली में अब तक 2,06,75,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। खैर ये तो बात हुई दिल्ली की। देश की बात करें तो देश में 107 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोरोना का जो टीका वो लग चुका है, वो लगाया जा चुका है। जिस तरह से हम अभी डॉक्टर अनूप से बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरह से हमें कोरोना से अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को बचा के रखना है। आपको अपने हाथों का विशेष ख्याल रखना है। हाथ आपको अपने लगातार धोते रहने हैं। चेहरा अपने आप लगातार आपको धोते रहना है और साथ साथ आपको उन सभी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ख्याल रखना है जो कि लगातार हम इस कार्यक्रम में आपको बताते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे जो अनूप कुमार हैं वो यूरोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे को जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं और किस तरह के जो लक्षण होते हैं उनको हम समझ के बता सकते हैं कि हमें कोरोना हुआ है या नहीं। डॉक्टर अनूप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोरोना के कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो उसको सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करना होगा? लेकिन नवीन जी, अगर किसी भी व्यक्ति को कोरोना के इनिशियल लक्षण हैं जिसमें कि हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, टिपिकल और एटिपिकल सिम्टम्स, और आपने देखा कि सेकेंड वेव में एटिपिकल सिम्टम्स ज्यादा आए। इसमें आपको फीवर हो सकता है जो कि माइल्ड से हाई ग्रेड हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, इसमें नेजल सिम्टम्स कम होते हैं यानी कि नाक बहना कम होता है, गला खराब कम होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है आपके पूरे बॉडी में बॉडी एक हो जाता है। और अभी जो एटिपिकल सिम्टम्स हमने देखे हैं उसमें लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल और पेशेंट को डायरिया, नॉजिया, वॉमिटिंग भी हो जाता है और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो कि टिपिकल एटिपिकल दोनों कैटेगरीज में आते हैं। अगर किसी पेशेंट को, कि इस समय तो प्रिवलेंस जो है काफी कम हो गया भारत में और इसलिए जिन जिन एरियाज में अभी भी रेड जोन एरियाज में जो आ रहे हैं जहां पर अभी भी हमारा जो प्रिवलेंस है 5% से ज्यादा उसकी सीरो पॉजिटिविटी आ रही है, वहां अगर किसी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं उसको तुरंत जाकर कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए, जो कि अब तो आप जानते हैं कि सभी स्टेट्स में बहुत फ्रीली अवेलेबल है, और अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए जी। और अगर कोरोना टेस्ट नेगेटिव भी आता है तब भी आपको अपने आप को आइसोलेट रखना है जब तक कि आपके सिम्टम्स पूरे खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि कोविड जो RT-PCR हम टेस्ट करते हैं उसकी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 60-70% ही होता है, यानी 20 से 30% लोगों में फॉल्स ही नेगेटिव भी आ सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि आप अपने को आइसोलेशन करके रखें, दूसरे लोगों के संपर्क में ना रहें, कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर फॉलो करते रहें, और ये सिम्टम्स 7 से 10 दिन में अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसमें आपको कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो माइल्ड वाले कैटेगरी होते हैं, आप अपना टेम्परेचर चेक करते रहें समय समय पर, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहें, अपना हाइड्रेशन ठीक रखें, अगर बुखार लगे तो पैरासीटामोल की गोली खा सकते हैं, एक मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और अच्छा संतुलित आहार लेते रहें, और जितना आप हो सकता है लंग्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपका लंग एक्सपेंशन बना रहता है। लेकिन अगर आपके सिम्टम डेटोरेट होते हैं, यानी फीवर हाई ग्रेड होता है, नंबर 1, आपको सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है, आपका सैचुरेशन ड्रॉप करता है, ये सब लक्षण अगर आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना प्रोग्रेस होकर अब माइल्ड से मॉडरेट में जा रहा है। उस कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जो भी ट्रीटमेंट लेंगे वो अब एक फिजिशियन के सलाह के अनुसार ही लेंगे। जी,
हमारे अगले श्रोता हैं बिहार के मधेपुरा से रेशम लाल। रेशम लाल जी, स्वागत है आपका। हेलो रेशम लाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, रेशम लाल जी से संपर्क नहीं हमारा हो पा रहा है। डॉक्टर अनूप, क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं, क्या हम आपसे ये जान सकते हैं कि क्या कोरोना के कारण किसी व्यक्ति को स्टोन भी हो सकता है क्या? नहीं, कोरोना की वजह से पर से स्टोन नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिसको कोविड हो गया है और उसको स्टोन की बीमारी पहले से ही है, तो ये हो सकता है कि सिम्टम्स से एग्रीवेट हो सकते हैं जी, और उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। क्योंकि क्या कोरोना में क्या होता है कि आप जानते हैं कि पूरे बॉडी में एक तो थ्रोम्बोजेनिक पोटेंशियल बढ़ जाता है, यानी क्लॉट्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। तो अगर किसी को किडनी स्टोन पहले से ही है तो एक तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे, और उसमें किडनी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि अगर किसी को पहले से स्टोन और कोविड हो गया है तो उसी समय वो दोनों का ट्रीटमेंट जारी रखेगा, स्टोन का ट्रीटमेंट भी जारी रखेगा और कोरोना का भी ट्रीटमेंट जारी रखेगा। आइए हमारे अगले श्रोता से जुड़ते हैं, दिल्ली से राजेंद्र कुमार शर्मा जी। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हेल्पलाइन है जो 1075 जी, मैं तो सर दिल्ली में रहता हूँ और कई बार ऐसी स्थिति आई तो मैंने इसको जानने का प्रयास किया, क्योंकि ऐसी स्थिति आ रही थी, मतलब जब तक आशंका से कहीं मतलब कोरोना तो नहीं, हालांकि ऐसा तो निकला नहीं। तो सर उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब का। दिल्ली का ऑप्शन तो उसमें आता नहीं है, तो कहते हैं दिल्ली से पता करिए। तो उसका क्या उपाय है सर, इसका इसमें दिल्ली का ऑप्शन क्यों नहीं दिखाता है? जी, अगर आप एक बार वहां पे फिर फोन करके बात करेंगे तो शायद आपको इस बार दिल्ली के ऑप्शन भी आपको समझ में आएंगे। लेकिन अगर आप इसी हेल्पलाइन पर फोन करके अपनी समस्या कहेंगे तो वहां से आपको आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। डॉक्टर अनूप, यहाँ पे हम आपसे एक बार फिर ये जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए कि कोरोना से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है और वो यूरोलॉजी की समस्याओं से भी पीड़ित है, तो एक बार आप फिर रिपीट करके हमें बता सकते हैं उन्हें किन खास बातों का ध्यान रखना होगा? 2-3 चीजों का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। जो भी ट्रीटमेंट आप प्री कोविड ले रहे थे, जब आपको कोविड हो जाता है तो एक्यूट फेज में हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट कुछ टाइम के लिए वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि आप एक्यूट फेज में चल रहे हैं कोविड के। और जैसे ही आपकी रिकवरी हो जाती है कोविड से, वो ट्रीटमेंट आपको रीस्टार्ट कर देना, चाहे वो स्टोन का ट्रीटमेंट है, चाहे वो कैंसर का ट्रीटमेंट है, चाहे वो किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट आपका रिज्यूम हो जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी क्योंकि इम्यूनिटी अब डाउन हो गई है आफ्टर कोविड, तो ये बहुत ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, वो मैंने अभी 3-4 चीजें आपको बताई, मैं फिर रीइंफोर्स करना चाहूंगा कि आपको अल्कोहल और टोबैको से दूर रहना है, 30 मिनट का व्यायाम रोज करना है, हाइड्रेशन आपको 2 से 3 लीटर रोज पीना है, स्वस्थ संतुलित आहार खाना है, और इसके अलावा आपको अपना जो मैंने लंग एक्सरसाइजेज, ये अगर आप करते रहेंगे तो इससे आपका बॉडी का ऑक्सीजनेशन बनता रहेगा। ये सब चीजें का ध्यान रखिएगा। अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, लंग डिजीज आपको पहले से ही है, इसका ट्रीटमेंट भी आप सुचारू रूप से कराते रहें, क्योंकि जिन पेशेंट्स को ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं या हार्ट डिजीज है, उनमें कोविड का जो है कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होता है, और अगर यूरोलॉजिकल डिजीज है उसका भी जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। जी, डॉक्टर अनूप, हमसे जुड़ने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे श्रोताओं की जिज्ञासा शांत करने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। जी, धन्यवाद। आज के इस अंक में दोस्तों बस इतना ही। कल 9:30 पर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एक नए विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे, लेकिन सवाल भी आपके होंगे और उन सभी सवालों का और सभी जिज्ञासाओं को शांत करने की हम कोशिश करेंगे। और आप फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।